आज की क्लास की शुरुआत थोड़ा बीएड के तौर तरीके से होगी। बहुत बढ़िया सौम्या, ठीक है, एग्ज़ाम चल रहा है, ऑल द बेस्ट, अटेंड करिए क्लासेस, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। तो आज का पहला प्रश्न, आप सब मुझे बताएं कि मॉडर्न लिटरेचर में 1922 का जो साल है, 1922 का जो साल है, वो किस लिए फेमस है? सर एक तो उसमें सर अमेरिका में जो हार्लेम रिनेसां हुआ था 1920s के दशक में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और यस सर। और ये सर एक्चुअली नहीं उसका तो नहीं है। एग्जैक्ट 1922 ईयर के बारे में बताइए, कोई गूगल नहीं करेगा। सर टीएस एलियट का द वेस्टलैंड पब्लिश हुआ था। वेरी गुड। और क्या हुआ था? द वेस्टलैंड, गुड इवनिंग। द वेस्टलैंड और यूलिसीज दोनों का पब्लिकेशन ईयर सेम है। और मॉडर्न लिटरेचर की बात करें, द वेस्टलैंड की बात ना करें तो बात पूरी ही नहीं होगी। यूलिसीज बाई जेम्स जॉयस और द वेस्टलैंड बाई टीएस एलियट, बोथ गॉट पब्लिश्ड इन 1922। चलिए, तो आप टीएस एलियट से ही दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, द वेस्टलैंड से। द वेस्टलैंड किसको डेडिकेट किया गया है? इजरा पाउंड को। वेरी गुड। तो जो जिस क्वेश्चन का आंसर 3 क्वेश्चन के बाद आना था, वो 2 क्वेश्चन के बाद ही आ गया। दैट इज योर टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे एजरा पाउंड को। एजरा पाउंड वो नाम हैं जिनके बारे में अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने कहा कि जो भी 19th-20th सेंचुरी में पैदा हुए, जो पोइट्स हुए या जो भी राइटर हुए, वो अगर एजरा पाउंड से इन्फ्लुएंस्ड ना हो तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ठंडे तूफान से होकर के आप गुजरें और आपको ठंड का एहसास ना हो। मतलब किस तरह से खूबसूरत तरीके से लोग अपनी बात कहते हैं, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। अभी मैं शेयर करूंगा आप लोगों को पीडीएफ ग्रुप में, उसको ओपन करिएगा। सो द फुल नेम और द कंप्लीट नेम ऑफ एजरा पाउंड वाज एजरा वेस्टन लूमीज पाउंड। पता नहीं पूरा नाम पूछते भी हैं सब कि नहीं। टीएस एलियट जैसे लोगों का नाम जरूर पूछ लेते हैं अलग अलग ऑप्शंस दे करके। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर बात करें एजरा पाउंड जैसी पर्सनालिटी की, इनके बारे में ये बात बड़ी उचित लागू होती है, गुरु गूढ़ रह गए चेला चीनी हो गया, है ना। एजरा पाउंड एक तरह से मेंटोर थे टीएस एलियट के। लोग जानते हैं एजरा पाउंड को ज़रूर, लेकिन उतना नहीं जानते जितना कि टीएस एलियट को जानते हैं। द पोएट क्रिटिक हु गॉट नोबेल प्राइज़ इन 1948। और नोबेल तो खैर अपने आप में एक बहुत ही इनक्रेडिबल चीज़ है, जिसको मिल जाए आज की डेट में तो विद इन सेकेंड लोग जान जाते हैं उसके बारे में।
एजरा वेस्टन लूमिस पाउंड, born in 1885, died in 1972। यानी लगभग 19वीं शताब्दी के लास्ट में, 1885 का मतलब जब 19वीं शताब्दी ख़त्म होने वाली थी तब ये 15 साल के थे। यानी पूरी पूरी जो ज़िंदगी एक एक क्या बोलेंगे उसको, एक्टिव जो लाइफ उनकी बीती है वो 20th सेंचुरी में बीती है। एन अमेरिकन पोएट, critic, a major figure in the early modernist poetry movement। मॉडर्निस्ट मूवमेंट या मॉडर्निस्ट पोएट्री की बात करें और एजरा पाउंड की बात न करें तो बात पूरी ही नहीं होगी। उसका रीज़न ये रहा, इतना बड़ा इम्पैक्ट रहा इस नाम का, इस व्यक्तित्व का उस पूरे युग में, कि बड़े बड़े राइटर्स, जेम्स जॉयस, अर्नेस्ट हेमिंगवे टाइप के लोग भी जो है उससे अछूते नहीं रहे। विल टॉक अबाउट दैट लेटर। ठीक है, उसी क्रम में आगे एक और प्रश्न पूछूंगा। क्या आप सभी को पता है कि इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट मॉडर्निस्ट पोएम किसे कहा जाता है? फर्स्ट मॉडर्निस्ट पोएम किसे कहा जाता है, कोई आइडिया? लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक बाय टी.एस. एलियट। आगे हम बात करेंगे, उस पोएम का रेफरेंस आएगा थोड़ा सा। सो एजरा पाउंड इज अ मेजर फिगर इन द अर्ली मॉडर्निस्ट पोएट्री मूवमेंट। तो आगे हमें यह भी बात करनी होगी कि मॉडर्निस्ट पोएट्री क्या है या मॉडर्निस्ट लिटरेचर क्या है। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक। यहां 3 मेजर वर्क की बात करें एजरा पाउंड के, एक है रिपोस्टस, 1912 में आया ये। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने पूछा आपसे इंग्लिश लिटरेचर की पहली मॉडर्निस्ट पोएम, तो उस हिसाब से आप देखिए 1912 में ही आ गया, जबकि लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक जो है 1913 के आसपास आया था। लेकिन एजरा पाउंड अमेरिका में थे और हम जब इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इंग्लैंड की बात ज़्यादा करते हैं सेंटर में रख करके। बाकी हर जगह अमेरिका वालों ने तो इंग्लिश में टांग घुसा ही रखी है। ग्रामर को चेंज कर दिया, गुड इवनिंग, ग्रामर को चेंज कर दिया, स्पेलिंग्स को चेंज कर दिया, प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर दिया। तो रिपोस्टेस जो है 1912 में आया। इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ 25 पोएम्स। In 1920, a long poem came. It was Hugh Selwyn Mobley. Mobley। बहुत ही टंग ट्विस्टिंग नाम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टंग ट्विस्टिंग नाम जो है पर्सनालिटी को भी इंगित करता है। जब किसी की पर्सनालिटी वैसी हो, ट्विस्टी टर्वी, जैसे प्रूफ्रोक, आगे है रेफरेंसेस का कि लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक जो टी.एस. एलियट की पोएम है, उसका जो मेन कैरेक्टर है यानी प्रूफ्रोक, उसकी पर्सनालिटी से जो है सेल्विन की पर्सनालिटी मैच करती है इस पोएम में। प्रूफ्रोक की पर्सनालिटी कैसी थी? वो एक फेमस लाइन है उस पोएम की, आई हैव मेजर्ड माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स। तो छोटी छोटी चीज़ों में ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर देते हैं, कर लेते हैं लोग मॉडर्न टाइम में। अच्छा, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले भी कई बार मैंने इस पर बात की है आप लोगों से, कि पश्चिम में जो चीज़ 200 साल पहले होती है, हमारे यहाँ 200 साल बाद होती है। तो आप देखिए कि यूरोप में जो है मॉडर्न टाइम या मॉडर्न लिटरेचर की शुरुआत 20th सेंचुरी में हो गई। तो उस हिसाब से आप सोचिए कि अब उसका असर धीरे धीरे अब यहाँ दिखेगा। हम लोग 21st सेंचुरी में हैं फ़िलहाल, बल्कि और आगे जा कर के और ज़्यादा क्लियरली विजिबल होगा उस तरह से।
इस मामले में हाँ, ये बात अलग है कि टेक्नोलॉजी ने अब पूरी दुनिया को एक कर रखा है। टेक्नोलॉजी नहीं रहती तो सच में वही दौर चल रहा होता। 200 साल पहले वहाँ जो चल रहा हो, यहाँ पर बाद में। तो क्या पर्सनालिटी है प्रूफ्रॉक की? नाम से भी क्लियर है, आप अगर ध्यान से प्रोनाउंस करें प्रूफ्रॉक, प्रूफ्रॉक। अगर मूवमेंट को देखें प्रूफ्रॉक, फ्रॉक, तो क्या हो रहा है? ये खोखलापन समझ में आ रहा है। और उससे आपको याद आ सकता है एलियट का एक और वर्क, द हॉलो मैन। तो पर्सनालिटी जब खोखली हो जाए तो नाम भी ऐसे ही, इसलिए ऐसे खोखला नाम वहाँ यूज़ किया गया। उस इंसान के बारे में है जो देखने में भी ठीक ठाक नहीं है, तोंद निकली है, सिर के बाल झड़ गए हैं, लेकिन बहुत बढ़िया से बनना संवरना है और जा करके किसी को प्रपोज करना है, और उस प्रपोज करने में भी सोचना है कि करें कि ना करें, कहीं करके सब कुछ बिगाड़ न लें, और वो एक असमंजस वाली स्थिति, टू बी और नॉट टू बी वाली बनी रहे। वो कैरेक्टर है प्रूफ्रॉक का। तो ऐसा ही कैरेक्टर आपको यहां पर सेल्विन का मिलेगा। अ लॉन्ग पोएम हैज बीन रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन पाउंड्स कैरियर। एक माइलस्टोन की तरह है उनकी लाइफ में ये पोएम। ये कंसीडर करते हैं F.R. लिविस और बाकी लोग भी। The name and personality of the titular subject are reminiscent of T.S. Eliot's main character in The Love Song of J. Alfred Prufrock। और कैसे वो मैच करता है वो मैंने आपको बता दिया। Another work that is a kind of epic poem of 800 pages, The Cantos के नाम से आया था एजरा पाउंड का। तो चूंकि शुरुआत हमने की थी इनके इंट्रोडक्शन से कि मॉडर्निस्ट पोएट्री मूवमेंट के एक मेजर फिगर हैं, आई थिंक एजरा पाउंड, टी ह्यूम का नाम साथ में आता है उसमें। तो मॉडर्न लिटरेचर की थोड़ी सी बात करेंगे और उसी से पता चल जाएगा कि मॉडर्निस्ट पोएट्री में भी क्या चीज़ें हैं। इट ओरिजिनेटेड इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज। आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो इनके जन्म का साल है कैसे वो मैच कर रहा है इससे, मॉडर्न लिटरेचर से। is characterized by a self-conscious separation from traditional ways of writing in both poetry and prose fiction। तो प्रोज राइटिंग हो या फिक्शन राइटिंग हो या पोएट्री राइटिंग हो, सब में जो ट्रेडिशनल तरीका अब तक अपनाया जा रहा था, यानी पीछे अगर इसके पीछे जाएं आप मॉडर्न टाइम के पीछे, तो विक्टोरियन एरा है या और बाकी जो भी समय रहा, उसमें जो चीज़ें अपनाई जा रही थी उससे अलग हट करके ये बाकायदे एकदम सोच समझ करके एक अलग रास्ता चुनना रहा। इट वॉज अ सेल्फ कॉन्शियस सेपरेशन, ट्रेडिशनल वे से अलग करना अपने आप को राइटिंग में। मॉडर्निज्म एक्सपेरिमेंटेड विद लिटरेरी फॉर्म एंड एक्सप्रेशन, और ये करने में लिखने का तरीका भी बदला और फॉर्म भी चेंज हुए। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि अलग अलग एरा में अलग अलग जॉनरा को ज़्यादा वैल्यू दी जाती रही। अगर आप उठा करके देखें एलिजाबेथन पीरियड को, उस समय पूरी तरह से पोएट्री चरम पर थी, ड्रामा चरम पर था। नॉवेल जैसी चीज़ कोई आई नहीं थी। कई बार पढ़े लिखे अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग कहते हैं कि सर हमने शेक्सपियर का वो वाला नॉवेल पढ़ा है। हाँ, तो इस तरह की गलती न करें। शेक्सपियर के समय नॉवेल नहीं आया था, उन्होंने कोई नॉवेल नहीं लिखा। वर्ड्स के यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रहे कि हम क्या बोल रहे हैं। तो एलिजाबेथन एरा में पोएट्री यानी पोएम्स और ड्रामा, प्रोज लिखा गया बहुत कम। फिलिप सिडनी ने लिखा एक एज पोएट क्रिटिक, बाकी और हाँ, लेकिन अगर ऐसी बात करूं तो शायद मैं भी गलत हो जाऊं। प्रोज में बड़ा नाम है फ्रांसिस बेकन का उस एरा में, जो अपनी ऐसे राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। और भी लोग हैं, लेकिन एलिजाबेथन एरा जो है इट इज़ नोन फॉर इट्स पोएट्री एंड ड्रामा। लिखने को तो कई सारी चीज़ें लिखी जा रही थी हर एज में, लेकिन क्या ज़्यादा थी उसकी बात कर रहे हैं हम।
अगर हम 17th सेंचुरी में आते हैं, जिसको हम एज ऑफ रीजन के नाम से जानते हैं, इट वॉज नोन फॉर इट्स प्रोज। तो ऐसा थोड़ी कि उसमें पोएट्री नहीं लिखी गई, उसमें ड्रामा नहीं लिखा गया। 18th के बाद 18th में तो पोएट्री थी ही, प्रोज भी था उस समय, जो समय था इनका ड्राइटन का या पोप का, अलेक्जेंडर पोप का। 19th सेंचुरी में फिर आप देखते हैं फिर से रोमांटिक रिवाइवल होता है, फिर से पोएट्री जो है सेंटर में आ जाती है, और फिर एक तरफ से नॉवेल आना शुरू हो जाता है। 20th सेंचुरी में आप आते हैं तो इसमें पोएट्री तो है, नॉवेल की जगह पर ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरीज हैं, वहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज हैं, नॉवेल हैं, ड्रामा भी हैं छिटपुट, लेकिन उतने नहीं जितने बाकी एरा में रहे। तो इस तरह से अलग अलग एरा में अलग अलग जॉनरा जो ज़रूरत होती है। अच्छा, अब के समय में ड्रामा लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा? कम लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल मूवीज़ बनती हैं खूब। ड्रामा उस दौर में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था जब मूवी जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। तो कई बार एक चीज़ें दूसरे को रिप्लेस कर देती हैं। एक दौर रहा जब कुछ नहीं था तो रेडियो था, टीवी आई, रेडियो रिप्लेस हो गया, कैमरा यूज़ होता था, घड़ी होती थी, रिस्ट वॉच यूज़ की जाती थी, मोबाइल अकेले आया, सबको हटा दिया। ना तो कैलकुलेटर की ज़रूरत रही, ना तो कैमरे की, ना ही टीवी की, रेडियो की। तो इस तरह से समय के साथ चीज़ें रिप्लेस होती रहती हैं। तो अब अगर बात करें तो वही है कि फॉर्म और एक्सप्रेशन दोनों में बदलाव चाहिए था मॉडर्निस्ट लिटरेचर के लिए। और इसमें मैंने पहले भी कहा कि बिना एज़रा पाउंड के मॉडर्न लिटरेचर के बारे में आप सोच नहीं सकते। कई सारे वर्ड्स उनके जो है उसके लिए कई सारे डिक्टम्स दिए हुए हैं। मेक इट न्यू का मैगजीम जो है वो एज़रा पाउंड का ही दिया हुआ है, मतलब ये नया बनाने की। जैसे एक मैगजीम आप याद करें, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में नवजागरण काल में दिया गया था दयानंद सरस्वती द्वारा, वेदों की ओर लौटो। इस तरह की जो बातें हैं, मेक इट न्यू, तो नया बनाने की जो चाहत रही, ये दिया गया एज़रा पाउंड के द्वारा, और बाकी सब ने इसको लागू किया अपने लिटरेचर में in their contemporary time. This literary movement was driven by a conscious desire to overturn traditional modes of representation. Overturn, पूरी तरह से उठा करके जो है ऊपर का नीचे कर देना, यानी पूरा बदलाव। Traditional modes of representation and express the new sensibilities of the time. ये इंटरेस्टिंग है, न्यू सेंसिबिलिटीज ऑफ टाइम। जैसा मैंने पहले ही कहा कि अलग अलग समय का जॉनरा अलग अलग है, और एक मिनट, न्यू सेंसिबिलिटीज, अलग अलग समय की सेंसिबिलिटीज कैसे अलग होंगी? जैसा जॉनरा, क्योंकि हर समय की रिक्वायरमेंट अलग है। अब इसको समझने के लिए मुझे एक और एनालॉजी देनी पड़ेगी, जो हमारे किसी सहकर्मी ने दिया था समझाते वक्त, बड़ा अच्छा लगा था। एक दौर था जब युद्ध होते थे, बैटल्स होते थे, तो होता था कि जिसके पास जितनी मजबूत सेना है जमीन पर लड़ने वाली, वो विजयी होगा। सैनिकों की संख्या किसके पास अधिक है। फिर हुआ कि नहीं, वेपन्स आए तो अलग अलग वेपन्स किसके पास सबसे जो है अपडेटेड वेपन्स किसके पास हैं, वो जीतेगा जमीन पर लड़ाई लड़ने में। फिर हुआ कि नहीं, अब लड़ाई जो है, अब युद्ध का निर्णय जमीन पर नहीं होगा, युद्ध का निर्णय अब आकाश में होगा, यानी वायुसेना किसकी मजबूत है। एक दौर रहा जब पानी में भी लड़ाइयां होती थी। अलग अलग समय में लड़ाई का तरीका अलग रहा। और अगर आप बात करें कोरोना टाइप की चीज़ों की, इसको बोलते हैं बायोबॉम्ब, है ना। कैसे आप जो है बायोलॉजिकल क्रीचर्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके आप कैसे अटैक कर सकते हैं और कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं एक साथ बहुत सारे लोगों को।
तरीके बदल रहे हैं। और अभी जिस समय में हम इंटरेस्टिंग बात है, ये सारे जो तरीके थे जिसकी बात अभी पहले मैंने की, उसमें ये था कि आपको सामने वाले पर अगर अटैक करना है, यू विल हैव टू यूज सम वेपन, समथिंग, और वो चीज उसके पास एकदम पहुंचनी चाहिए, उसकी बॉडी पर लगनी चाहिए। अब का जो समय है, इस समय कौन सा अटैक हो रहा है? इस समय होता है साइबर अटैक। अब लड़ाइयां इस स्तर पर लड़ी जाती हैं। दुश्मन कहीं दूर बैठे एक बढ़िया कमरे में बैठ करके प्लानिंग करता है और आपको करोड़ों की चपत लगा सकता है, आपका डेटा उठा के हटा सकता है और करोड़ों अरबों का नुकसान करा सकता है। और जब इतना नुकसान हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि आदमी हो या गवर्नमेंट टिक नहीं पाएंगे। तो ये है समय की अलग अलग ज़रूरतें, अलग अलग जो है चैलेंजेस। तो उसी तरह से अलग अलग एरा की जो सेंसिबिलिटीज़ हैं वो अलग होती हैं और उनको अलग तरीके से दिखाने के लिए ऑब्वियस है कि लैंग्वेज अलग यूज़ करनी पड़ेगी। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ एलियट व्हेन ही सेड पीपल आस्क्ड मी टू राइट इन सिंपलर वे। खास करके द वेस्टलैंड जैसी चीज को जिस तरह से उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, तो कहा लोगों ने कि थोड़ा नॉर्मल भाषा का यूज कर लिए होते, क्यों ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया? उन्होंने कहा दिस एज इज कॉम्प्लेक्स, द एज इटसेल्फ इज कॉम्प्लेक्स एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज टू एक्सप्रेस इट। हाँ, ये भी सही है सौम्या, बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि सटायर किया जाता है व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, तो ये भी तो तरीका है ना, लोग ऐसे करते हैं। वही है, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू सटायर करना या किसी पर टिप्पणी करना, किसी का मजा लेना, किसी को ब्लॉक कर देना, ये सब क्या है? यही तो है, चीजें वर्चुअल हो गई हैं ना। तो पहले चिट्ठियां फाड़ी जाती थी, अब मैसेजेस डिलीट किए जाते हैं, बस दौर बदला है। क्या मैं बात कर रहा था, दिमाग थोड़ा सा भटक गया। तो ये जो कहा उन्होंने कि जो एज है वो कॉम्प्लेक्स है, मॉडर्न एज, दैट्स व्हाई द लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स, लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होगी ही। Now this reminds me another poet, the famous poet, Pakistani poet. Once he was a Hindustani poet, poet or writer. Poet तो नहीं कहूँगा, writer कहना ज़्यादा सही होगा। सादत हसन अली मंटो, उन्होंने कहा कि अगर आपको मेरी नज़्म नाकाबिले बर्दाश्त है तो ये ज़माना ही नाकाबिले बर्दाश्त है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, जमाना ही ऐसा है तो मैं ऐसा लिख रहा हूं। तो ये सही था कि जो समय था वो क्यों ऐसा समय था, बड़ा कॉम्प्लेक्स क्यों हो गया था। तो आप देखें, बार बार ये चीज समझने की कोशिश करें कि आप क्यों बार बार हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं। किसी को ऐसे ही क्यों नहीं पढ़ लेते? क्योंकि जब तक आप हिस्ट्री नहीं जानेंगे तब तक आपको लिटरेचर समझ में आएगा नहीं। क्या बैकग्राउंड रहा, क्या चीजें रहीं, किन चीजों ने अल्टीमेटली क्या रिजल्ट, क्या कॉन्सिक्वेंसेस अल्टीमेटली आए। जो दौर है इन लोगों के लिखने का, अगर आप देखें ध्यान से, इनके वर्क की अगर बात करें आप, तो रीपोस्टेस 1912 में आया है, लेकिन ह्यूज सेल्विन मोबरले जो है वो 1920 में आया है, यानी 1918 के बाद। 1918 के बाद का मतलब 1914 से 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और एक बार जब पूरी दुनिया को झोंक दिया गया वर्ल्ड वॉर में, लोगों को एहसास हो गया कि जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। जैसे कोरोना ने हमें एहसास कराया था। एवरीबडी बिकेम नंबर। कौन कौन मरा ये नहीं बोला जाता था, कितने लोग मरे बस। कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो तो उसका नाम आ जाता था न्यूज में कि फला चले गए। तो इतना कॉम्प्लेक्स सब कुछ हो गया, स्थिति ये हो गई कि पता ही नहीं रहा कि आज जिंदा हैं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो
तो जब ऐसा हो जाता है ना तो दो बातें होती हैं। एक तो ये होता है कि अगर सही डायरेक्शन में आदमी जाए तो स्पिरिचुअल हो जाता है, पूरी तरह से भगवान के शरण में चला जाता है। खास करके देखिए आप, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, हमारे यहाँ कैसा ट्रेंड बना होता है कि जो बड़े बूढ़े हैं वो दिन रात भजन गाया करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे कल्चर का, कि अब धीरे धीरे जाने की तैयारी करनी है तो ऊपर वाले में मन लगाइए, जाना भी आसान हो जाता है। लेकिन अब जब स्थिति ये हो कि किसी को पता चले कि जवानी में ही निकल लेना है, पता नहीं है कुछ, तब क्या करेगा आदमी? तब जो स्पिरिचुअलिटी डेवलप होनी चाहिए समय के साथ, वो बिल्कुल खाली हो जाता है आदमी। हाँ, एकदम खोखला हो जाता है, स्पिरिचुअली हॉलो मैन बन जाता है, और पूरी की पूरी जमीन जो है द वेस्टलैंड बन जाती है। लोग चाहते हैं कि जिंदगी के 4 दिन, हाँ 4 दिन हैं, इसको जी लो जितना जीना है, वैसे एंजॉय करना है कर लो। और उस एंजॉय करने के चक्कर में इंसान क्या करता है, बहुत ज्यादा मैटेरियलिस्टिक हो जाता है। ही और शी इज रिप्लीट विद कार्नल डिजायर, और पूरी तरह से क्या कहेंगे उसको, सांसारिक वर्ल्डली लग्जरी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है आदमी। और तब वहां पर एक खालीपन आ जाता है, वाइटनेस। और ऐसी सिचुएशन में जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है, दैट इज वेरी मच विजिबल इन द राइटिंग्स ऑफ इजरा पाउंड। हाँ, मोह माया में लीन हो जाता है। मोह माया तो फिर भी सही है सौम्या, क्योंकि उसमें और भी चीजें होती हैं। माया कहिए तो ज्यादा बेहतर है ना। माया में लीन हो जाता है आदमी। मोह में तो बच्चे भी आ जाएंगे और बाकी लोग भी आ जाएंगे जो अपने हैं या सो कॉल्ड अपने हैं। खैर, तो क्या रीजन था? This literary movement was driven by a conscious desire to overturn traditional modes of representation and express the new sensibilities of the time. The immense human cost of the First World War saw the prevailing assumptions about society reassessed. पहले से बड़ी बड़ी बातें, आप विक्टोरियन एरा को देखिए, विक्टोरियन मॉरलिटी बड़ी फेमस है, हालांकि वो भी बड़ी खोखली ही थी, दिखाने के लिए सही लोग अच्छे बनने का ढोंग करते थे, लेकिन वो ढोंग भी खत्म कर दिया लोगों ने कि नहीं अभी इसकी जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं रह गया इसका। एक तरह से रीअसेसमेंट हो गया। जैसे बार बार मुझे कोरोना का रेफरेंस देना पड़ता है, जब कोरोना आया तो आपको कई लोगों के असली चेहरे दिखे होंगे, कई अपॉर्चुनिस्ट आपको दिखे होंगे, कई ऐसे भी दिखे होंगे जिनके बारे में हो सकता है आप गलत सोचते रहे हो, लेकिन उस समय उनकी मानवता, उनकी इंसानियत आपको सामने दिखाई दी हो। चीजें बिल्कुल बदल सी गई उस समय। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में भी लोगों की सोच बदली, चीजें बदली। मच मॉडर्निस्ट राइटिंग इंगेजेस विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, और अब ऑब्वियस है कि जब टेक्नोलॉजी आएगी तो उसके एडवांसमेंट, उसकी चीजें पूरी तरह से आपको मॉडर्निस्ट लिटरेचर में विजिबल दिखेंगी। एक बड़ी अच्छी पोएम कोई मैंने पढ़ी थी, नाम इस समय भूल रहा हूं, याद पड़ेगा तो रेफरेंस दे दूंगा मैं बाद में। उसमें बड़े अच्छे से डेपिक्ट किया है कि कैसे हर जगह वो सायरन बज रहा है। जो युद्ध के समय खास करके बॉम्ब कहीं गिरना होता है या गिरने वाला होता है, या जो पूरा युद्ध का माहौल होता है, तो उस समय जो बज रहा होता है वो माहौल। फिर से कोरोना याद आ गया। अगर आप लोग किसी शहर में रहे होंगे उस समय तो याद होगा, इतनी एम्बुलेंसेज जाती थी, इतनी सायरन की आवाजें आती थीं। जो इंसान फैमिली के साथ रह रहा है उसको तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो अकेला पड़ गया, और बहुत दुखद है मेरे लिए, 2 साल गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली जैसे शहर में कैद रहा मैं 50-50 दिन अकेले। वेरी बैड एक्सपीरियंस। बगल में हाईवे, केवल सायरन की आवाज़ सुनाई देती थी और डर बढ़ जाता था। ऐसा लगता था जैसे डेथ इज मेकिंग हॉर्न। खैर,
Much modernist writing engages with the technological advances and societal changes of modernity moving into the 20th century. 20वीं शताब्दी आते आते, चूँकि उसके पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, इंडस्ट्रियाँ आ गई थी और उद्योग धंधे स्टेब्लिश हुए थे, तमाम टेक्नोलॉजी और डेवलप की थी, तो उससे उसके इर्द गिर्द भी आपको राइटिंग उसकी मिलेगी मॉडर्निस्ट लिटरेचर की. और ऑब्वियस है कि दैट इज़ द सेम इज़ विजिबल इन मॉडर्निस्ट पोएट्री. मैरी एन गिलीज ने मॉडर्निस्ट लिटरेचर नाम के वर्क में क्या लिखा है, बड़े अच्छे से समझाया है. दैट दीज लिटरेरी थीम्स शेयर द सेंट्रलिटी ऑफ कॉन्शियस ब्रेक विद द पास्ट. ये तो पहले भी डिस्कस कर लिए कि पास्ट से एक ब्रेक लेना था, कॉन्शियस ब्रेक ना, सोच समझ करके बिल्कुल अपने आप को अलग करना था. किस लिए? वन दैट इमर्जेज एज अ कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, और इसके रिजल्ट में वो कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स निकल करके आया डिसिप्लिन्स टू चेंजिंग वर्ल्ड. दुनिया बदल रही थी तो इसलिए लिटरेचर भी बदल रहा था. Pound's contribution to poetry began in the early 20th century with his role in developing imagism. अब मॉडर्निस्ट पोएट्री की बात हो, पाउंड की बात हो, तो इमेजिज्म की बात करनी पड़ेगी. इमेजिज्म को डेवलप करने में बड़ा रोल रहा इनका. अब मूवमेंट स्ट्रेसिंग, क्या इसमें मेन बात क्या थी इमेजिज्म में? मूवमेंट स्ट्रेसिंग प्रीसीजन एंड इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज. कैसे अपनी बात को थोड़े में कह देना है. और आप जानिए कि थोड़े में जब कोई बात कही जाती है तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. उसी को बोलते हैं विटी बातें होती हैं, या फॉरेस्टिक स्टाइल में आप कहने लगते हैं बात अपनी. मुझे याद आता है, आई थिंक किसी ने विनोबा भावे से पूछा था कि आपको कब ज़्यादा एफर्ट लगता है, आपको 50 मिनट बोलना हो या 5 मिनट बोलना हो. तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट बोलने में, क्योंकि जब आपको 5 मिनट बोलने का मौका मिले तो आपको कम समय में आपको पूरी बात अगर समेटनी हो, कहनी हो, उसके लिए पूरा एफर्ट लगाना होगा कि कैसे आप अपनी बात कह दें और डाइवर्ट ना हो अपने पॉइंट से, और सारी बातें कह भी जाएं. तो कभी भी जब थोड़े में आपको बात कहनी होती है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना पड़ता है. हाँ, यही होता है साइंस और आर्ट्स में. साइंस में आपको थोड़े में बात कहनी होती है तो उसमें घुमाना फिराना अलाउड नहीं होता. लिटरेचर में अब भरपेट घुमाते हैं आप, लेकिन उसमें भी जान लीजिए अभी एग्ज़ाम भी चल रहा है कुछ लोगों का, तो उसमें भी ऐसा न करें कि ज़्यादा घुमाने लगें और जहाँ पर 4 पेज आंसर लिखना है उसको चालाक बनने के चक्कर में 5 पेज 6 पेज करते हैं. बिल्कुल सही बात है सौम्या. लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए सही होता है क्योंकि आपको, अगर आपने पढ़ा है ढंग से, आपको केवल इंट्रो याद करना होता है. शायद अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो जो मैंने भेजा था कि आंसर कैसे इफ़ेक्टिव लिखा जाता है. कुछ पॉइंट्स आप तैयार कर लेते हैं, बाकी चीज़ें आप खुद से बना लेते हैं. और तो अब जब प्रिसीजन में बात कहनी हो, इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज यूज़ करनी हो, वो वहाँ पर इमेजिज्म आ जाएगा. आगे बात करेंगे इसकी, किस चीज़ पर जोर दिया था इमेजिस्ट ने. वर्किंग इन लंदन एज फॉरेन एडिटर ऑफ सेवरल अमेरिकन लिटरेरी मैगजीन्स. तो एक बड़े नाम कैसे बने इज़रा पाउंड? पोएट तो थे ही, और कई सारी मैगजीन्स के जो है वो एडिटर रहे, फॉरेन एडिटर रहे. फॉरेन एडिटर का मतलब, इसका मतलब कि कोई इंग्लैंड से भी राइटिंग भेजता होगा अमेरिका में, तो वहाँ पर उसको वो देखते होंगे. ही हेल्प्ड डिस्कवर एंड शेप द वर्क ऑफ कंटेम्प्ररीज. और इसलिए कई लोगों के जो है उस समय जो कंटेम्प्ररी राइटर्स थे उनके वर्क को डेवलप करने में काफ़ी इनका योगदान रहा. उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में भी योगदान रहा. उसमें कुछ का नाम है यहाँ पर. एक HD हैं, कोई फीमेल राइटर हैं, एक बार सर्च करिएगा क्या है HD, अमेरिकन फीमेल राइटर, शॉर्ट में HD नाम यूज़ करती हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, T.S. एलियट, अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड जेम्स जॉयस.
1932 में, जिसकी बात मैं पहले कर रहा था कि क्या बोला है उन्होंने, 1932 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने इज़रा पाउंड के बारे में कहा है, नॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड, क्या लिखा है, फॉर पोएट्स बोर्न इन द लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी, नॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाई पाउंड would be like passing through a great blizzard and not feeling its cold. Yes, हिल्डा डूलिटिल देखा था मैंने, दिमाग से उतर गया था। HD stands for हिल्डा डूलिटिल। तो वही बात जो पहले शुरू में मैंने बताई कि एक तूफान हो, जैसे बड़ी शीतलहरी हो और उससे होके कोई गुजरे, उसको ठंड का एहसास ना हो, ऐसा फील होगा। मतलब ये कि कोई भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। तो अब थोड़ी सी बात करेंगे इमेजिस्ट्स की। द इमेजिस्ट्स रिजेक्टेड द सेंटिमेंट एंड डिस्कर्सिवनेस टिपिकल ऑफ रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोएट्री। जैसा कि पहले भी हमने बताया कि उसके पहले जो भी चीज़ें थीं, जो भी तौर तरीके थे, उसको रिजेक्ट कर दिया मॉडर्निस्ट ने, चाहे वो रोमांटिक एरा या रोमांटिक रिवाइवल के कुछ फीचर्स रहे हों, चाहे विक्टोरियन पोएट्री के सेंटिमेंट की बात करें, डिस्कसिवनेस की बात करें, इन कॉन्ट्रास्ट टू द कंटेम्पररी जॉर्जियन पोएट्स हु वर जनरली कंटेंट टू वर्क विद इन दैट ट्रेडिशन। अगर कहें कि आसपास जो मतलब इमेजिस्ट के समय के ही जॉर्जियन पोएट जो थे, शुरू में जो ट्रेंड एस्टेब्लिश हो गया उसी को वो फॉलो कर रहे थे। इमेजिस्ट कॉल फॉर अ रिटर्न टू मोर क्लासिकल वैल्यूज। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है जानना। होता है, दुनिया ऐसे ही चलती है, कहते हैं ना दुनिया गोल है। होता क्या है, आप जहां से शुरू करते हैं ना वहीं पर घूम करके आते हैं, चीजें ऐसे ही होती रहती हैं। और आप देखेंगे हर चीज में ये फैशन होता है, चाहे आप कपड़ों को देख लें, चाहे आप खाने के तौर तरीकों को देख लें, चाहे रहने का तौर तरीका आप देख लें। एक दौर था जब आदि मानवों का समय था, अगर कोई नाखून काट ले तो माँ बाप डांटते रहे होंगे, क्योंकि वो उनके लिए वेपन था। फिर क्या हुआ, सिविलाइज होने का दौर आया, नाखून काट दिए गए, ढंग से रहना शुरू कर दिए। तो सिविलाइज होने का मतलब नाखून कटे होने चाहिए। और फिर से देखिए, फिर से नया शौक आया है, फिर नाखून बड़े बड़े। बालों के साथ भी वही बात है, कपड़ों के साथ भी वही बात है। पहले बिल्कुल कपड़े नहीं, बाद में छाल और पत्तियां, फिर अलग अलग। अब सोचिए कि साइंस जो है कितना डेवलप करके नए नए तरीके के कपड़े खोज रही है, और फिर आया ट्रेंड कि ना आप कपड़े जितने कम रहे उतने बढ़िया। यानी घूम करके फिर से आप वहीं आते हैं। हमारे जो पहले की पीढ़ियां हैं उनके समय में मोटा अनाज खाया जाता था। हाँ, लोग कहते थे कि गेहूं चावल बहुत तकदीर से नसीब होता था। गेहूं की रोटी कब बनती थी, जब कोई गेस्ट घर में आता था, वो हालत थे। तो फिर क्या हुआ, फिर गेहूं और चावल की पैदावार होने लगी, हरित क्रांति आ गई देश में, चीज़ें बदल गई, रोज रोटी रोज चावल। फिर समय ने ऐसा गुल खिलाया कि हम लोगों के युवा होते होते अब पता चला कि भाई रोटी चावल कम करिए, आप मोटे अनाज की तरफ वापस जाइए, क्योंकि आपको फाइबर की ज़रूरत है। तब खान पान में फिर से वापसी। हाँ, कभी ओट्स खा रहे हैं, तो कभी दलिया खा रहे हैं, तो कभी बाजरा खा रहे हैं, कभी ज्वार खा रहे हैं, और तमाम मोटे मोटे अनाज खा रहे हैं। तो जिस तरह से बाकी कल्चर में, बाकी चीज़ों में बार बार वो रिपीटिशन होती है, जहाँ से शुरू करते हैं घूम फिर करके फिर आप वहीं आते हैं। लिटरेचर में भी यही होता है। आप देखिए, आप जब रोमांटिसिज्म को ट्रेस करते हैं, आपने ध्यान दिया, पहले एक फ्रेज मैंने यूज़ किया कुछ देर पहले, रोमांटिक रिवाइवल, जो 19th सेंचुरी में हुआ था लिरिकल बैलेट्स की पब्लिकेशन के बाद, वो स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म नहीं था, बल्कि उसका रिवाइवल था। रिवाइवल क्यों था, क्योंकि उसके पहले भी रोमांटिसिज्म था। कब था, एलिजाबेथन एरा में था। कब था, उसके और पहले जाइए। पहली बार शुरुआत उसकी तभी हो गई जब प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल ने प्लेटो पर ही क्वेश्चन कर दिया। तो जैसे क्वेश्चन कर दिया तो क्या हो गया,
लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत, लीक छोड़ के चल दिए, गुरुजी की बात नहीं मानी, हो गए रोमांटिक। ये बात अलग है कि उनको क्लासिकल लिटरेचर में उनका नाम आता है एरिस्टोटल का। आप उनके पोएटिक्स को पढ़ते हैं तो वो एक क्लासिसिज्म का एक बहुत शानदार उदाहरण है वेस्ट में। तो यहां देखिए मॉडर्निज्म या मॉडर्न लिटरेचर में फिर से क्लासिकल वैल्यूज की तरफ वापस ये लोग जा रहे हैं। मतलब बहुत खेल दिया रोमांटिक, आइए अब क्लासिक खेलते हैं। क्या हुआ? रिटर्न टू मोर क्लासिकल वैल्यूज। उसमें क्या हो सकता है? क्लासिकल वैल्यूज कौन से? सच एज डायरेक्टनेस ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब बात को ज्यादा घुमाइए मत। आप देखिए, आप पढ़िए जो है वर्ड्सवर्थ को पढ़िए, आप कोलरिज को पढ़िए, देखिए कितनी बातें घुमाते हैं लोग। पूरी है ना फैंसी इमेजिनेशन, सारी थियरी अप्लाई हो गई पोएट्री पर। आप कल्पना की दुनिया में गोते लगाते रहिए। लेकिन अगर आप यहां डायरेक्टनेस की बात करेंगे तो क्या है? डायरेक्टनेस ऑफ प्रेजेंटेशन, इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज। और जब बात को ज़्यादा घुमाएंगे नहीं तो भाषा भी आप कम ही इस्तेमाल करेंगे, कम शब्दों में अपनी बात कह पाते हैं। ये इमेजिस्ट जो है चाहते थे कि इस तरह से चीज़ें हों। और क्या चाहते थे? विलिंगनेस टू एक्सपेरिमेंट विद नॉन ट्रेडिशनल वर्स फॉर्म्स। जो पहले से वर्स फॉर्म ट्रेंड में नहीं है, कुछ नया, मेक समथिंग न्यू, कुछ नया लाने में नए नए वर्स फॉर्म, कविता के नए नए फॉर्म्स यूज करने शुरू किए। और इस क्रम में उन सबों ने फ्री वर्स का यूज किया। आप देखिए कैसे वो चीज मैच करती है आपके यहाँ पर। अगर आप हिंदी में आएंगे, हिंदुस्तान में आएंगे, छायावाद में आप आएंगे, आपको निराला मिलेंगे। निराला ने जो कविता लिखी थी हिंदी में, पहले भी शायद मैंने शेयर किया है कभी, कि हम वो लोग हैं जो दोहा, सोरठा, चौपाई पढ़ने जानने वाले लोग, मात्रिक छंद पढ़ा करते हैं, जिसमें सब मात्राएं फिक्स होती हैं कविताओं में। लेकिन फ्री वर्स के रूप में कैसे चीजें आती हैं कि एक लाइन में जो है एक दो शब्द हैं, वह आता, दूसरी लाइन में है दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। यह है फ्री वर्स। फ्री वर्स का मतलब अगर आप टेक्निकल समझे इंग्लिश में तो एक ब्लैंक वर्स होता है, एक फ्री वर्स होता है, एक कपलेट होता है। कपलेट क्या होता है? खास करके अगर हीरोइक कपलेट की बात करें आप, तो उसमें होता यह है कि आयम्बिक पेंटामीटर में लाइन रहेंगी, लेकिन लास्ट में दोनों मैच करेगा, राइमिंग होगी, दोनों लाइंस की एंड में राइमिंग होगी, वो होता है आपका कपलेट। लाइंस वैसी ही हो, आयम्बिक पेंटामीटर में हो, लेकिन राइमिंग न हो तो उसको बोलते हैं ब्लैंक वर्स। और जब तो न तो राइमिंग हो न तो कोई फिक्स जो है मीटर हो, उसमें आयम्बिक पेंटामीटर है या क्या है, कुछ नहीं, जैसे मन किया वैसे लिख दिया, तो वो हो गया फ्री वर्स। हिंदी में उसी को बोलते हैं मुक्तक। तो ये पहचान है इमेजिस्ट पोएट्स के। क्या है? A characteristic feature of the form is its attempt to isolate a single image to reveal its essence. ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। क्या है? A characteristic of feature of the form is its attempt to isolate a single image to reveal its essence. अब इसको समझने के लिए आपको वो उदाहरण समझना पड़ेगा कि एक जो बूंद है समुद्र में, जब वो समुद्र के साथ में तो उसकी वैल्यू नहीं दिखाई देती, तो उसको निकाल के आप एकदम अलग कर देते तो दिखेगा कि हाँ ये एक बूंद है, इसकी अपनी एक वैल्यू है, इसका अपना एक एग्जिस्टेंस है। तो उस तरह से अलग करके चीजों को दिखा देना। दिस मिरर्स कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स इन अवांट-गार्ड आर्ट। अब यहां पर दो और फ्रेज आएंगे, मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से उस पर काम करें। जब आप देखेंगे एब्सर्डिस्ट थिएटर की बात करेंगे तो वहां पर अवांट-गार्ड फ्रेज भी आएगा और वहां पर आगे आपको एक क्यूबिज्म भी मिलेगा। तो ये मैच करता है अवांट-गार्ड से, नई बात वाली ही है, अवांट-गार्ड और कुछ अलग नहीं होता, स्पेशली क्यूबिज्म। Although these poets isolate objects, though the use of what the American poet Ezra Pound called luminous details। और देखिए इज़रा पाउंड ने एक और फ्रेज दे दिया यहाँ पर कि किसी ऑब्जेक्ट को अलग करते हैं लेकिन साथ में ल्यूमिनस डिटेल्स के साथ। मतलब ल्यूमिनस होगा तब तो वो दिखाई देगा। ल्यूमिनस क्या होता है?
अगर आपने साइंस थोड़ा बहुत पढ़ा हो बेसिक, ल्यूमिनस, नॉन लूमिनस, हाँ, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। लूमिनस क्या होता है? जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे सूरज। नॉन लूमिनस क्या होता है? जैसे चांद, जो सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो जब आप अलग करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपको उसको उस ढंग से दिखाना पड़ेगा कि उस पर नजर जाए। तो वही है लुमिनस डिटेल्स के साथ। पाउंड्स ideogrammic method of juxtaposing concrete instances to express an abstraction is similar to Cubism's manner of synthesizing multiple perspectives into a single image. क्यूबिज्म जिस तरह से कई सारे पर्सपेक्टिव्स को एक ही इमेज में डालने की बात करता है, उसी तरह से आप देखेंगे पाउंड जब भी बात करते हैं किसी भी एब्स्ट्रैक्ट चीज को दिखाने के लिए इमेज का यूज करने की बात करते हैं। अच्छा, आप जब इस तरह की बात आती है तो फिर एक टर्म याद आ जाता है जिसको इलियट ने बहुत ज्यादा रैम्पेंट बनाया, हालांकि दिया था किसी और ने उस टर्म को, दैट इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो फ्रेज है या जो डिक्टम है, ये ज्यादा फेमस हुआ जब लिखा उन्होंने हैमलेट एंड हिज फेलियर, जो ऐसे लिखा था एलियट ने। उसमें बताया था उन्होंने कि कैसे ही कई बार इमोशंस को दिखाने के लिए इमेजेस का यूज किया जाता है, और हैमलेट में शेक्सपियर इसमें फेल हो गए हैं। उन्होंने ऐसा कोई इमेज यूज नहीं किया जिससे पता चले कि हैमलेट के मन में क्या चल रहा था। इसका एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण आता है डी.एस. लॉरेंस की राइटिंग में। आई थिंक वुमेन इन लव में है शायद वो एक्सप्रेशन। उसमें है जो कैरेक्टर है उसका मन बड़ा परेशान रहता है, एब एंड फ्लो चलता रहता है। आज आप लोगों के सर के आज या कल के स्टेटस में ये फ्रेज था भी। तो वो क्या करता है, वो जा करके बैठा रहता है एक पॉन्ड के किनारे, और उसमें अचानक वो बिल्कुल साफ पानी दिख रहा होता है, उसमें उसको चांद नजर आ जाता है। दैट मून रिमाइंड्स हिम ऑफ समवन। तो वो बात, वो पूरा का पूरा जो इमेज वहां पर यूज किया गया है, हालांकि इस तरह का टर्म शायद लॉरेंस के समय था भी कि नहीं, लेकिन ये, हाँ वो तो था, खैर एडिपस कॉम्प्लेक्स वाली चीज नहीं थी, बाद में आई। तो उसको जब चांद को देखता है तो क्या कहता है, कंकड़ पत्थर उठा करके जो है मार देता है उस पर। क्यों मार देता है? इसका मतलब उसके दिमाग में ऐसा ही कुछ चल रहा है और वो चाहता है कि ये न चले, उसको वो हटाना चाह रहा है। हाँ, कई बार चीजें हैं, अब तो टेक्नोलॉजी ने हमको अंडू करने का ऑप्शन दे दिया, लाइफ नहीं देती ऑप्शन अंडू करने का। जो कर दिया वो कर दिया। तो कई बार चीजें जो है हम ऐसे ही मिटाने की कोशिश करते हैं, और वो कोशिश उसकी, दैट इज वेरी मच विजिबल देयर इन दैट राइटिंग, इन दैट एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। So we started from The Wasteland or T.S. Eliot and ended with the T.S. Eliot with objective correlative. बात कर रहे थे एजरा पाउंड की।